Hello everyone, how are you all? Once again this is Viral Shah from Triple IN और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक्जिमप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर, जहां पे हम लोग ये एक्सप्लोर करते हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया और सक्सेस हासिल करा। तो पिछले एपिसोड्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल जिन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट को चूज़ किया, अलग अलग मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया, ऐसे डिफरेंट एक्जिमप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरी को हम लोगों ने शेयर किया था, जहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला। तो ये प्रोग्राम के अंदर जिन्होंने भी रिस्पांस दिया हुआ है, जिन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हुआ है, आई एम रियली थैंकफुल टू देम एवरीबडी जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा हुआ है और उनमें से बहुत सारी चीज़ें सीख कर आगे भी बढ़े हुए हैं। तो उनकी भी सक्सेस स्टोरी आगे वाले एपिसोड्स में हम लोग शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये एक्जिमप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और उन लोगों को प्रमोट करते हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आकर अपना बिजनेस शुरू किया और एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, और उन लोगों ने सक्सेस स्टोरी अपनी खुद की एक सक्सेस स्टोरी बनाई और दूसरों को इंस्पिरेशन दी। तो आज के एपिसोड के अंदर हमारे पास जो बैठे हुए हैं उनका नाम है मिस्टर लालजी भाई नावड़िया, जो व्हीट फ्लोर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने अभी एक कंसाइनमेंट किया हुआ है मलेशिया के अंदर। तो उनकी सक्सेस स्टोरी को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि उनका ये सफ़र किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से एक्सपोर्ट के लिए उनको प्रमोशन मिला, उनको इंस्पिरेशन मिली और उनको लगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, और उन्होंने सक्सेस हासिल करी। तो लालजी भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत हार्दिक स्वागत है इस एक्जिमप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर। और हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़े, क्या आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम लालजी नावड़िया है। ओके। और मेरी फर्म का नाम है श्री वालाराम इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और मेरा मेन काम रियल एस्टेट का है। ओके, वेरी गुड। और तकरीबन दिसंबर 15 2018 के बाद में मैंने सोचना चालू किया कि मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बिजनेस के अंदर करना है। ओके। तो मैं पहले इंपोर्ट करना चाहता था। ओके। लेकिन इंडिया के हालात और मार्केट को देखते हुए मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को इंपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा मंदी का माहौल है इसलिए। बराबर है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक्सपोर्ट करूँ। जो भी कंट्री में मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इंडिया के अंदर मंदी है, बाहर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर तो नहीं है। और ये अगर मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें मंदी का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा स्कोप रहता है। बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे हम लोग वन बाय वन करके आगे बढ़ सकते हैं। बट बेसिकली आपको जो ये ख्याल आया कि नहीं यहाँ पे बहुत मंदी का माहौल है, रिसेशन का माहौल है, और बाकी की कंट्रीज़ के अंदर हम लोग हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो अभी थोड़ा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बताओ कि सूरत के अंदर, या फिर आप गुजरात की बात करो या अपने इंडिया की बात करो, व्हाट इज़ द करंट सिनारियो, अभी का क्या सिनारियो है? अगर मैं बात करूँ सूरत की, तो सूरत में रियल एस्टेट का धंधा बिजनेस आज तक बहुत बढ़िया चल रहा था। बराबर है। लेकिन जब से जीएसटी वो सब लागू हुआ है और सूरत के अंदर 20% ओनली पक्के में काम हो रहा है, बाकी सब कच्चे में काम हो रहा है। बराबर है। जीएसटी अप्रूवल होने के बाद वो रियल एस्टेट के धंधे में बहुत मंदी आ गई, बहुत सारी। ओके, फाइन। ओके, तो इसकी वजह से फिर आपने अलग सेक्टर चूज किया कि चलो भाई ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग शुरुआत करते हैं। सो दैट्स रियली गुड। जब आपने डिसीजन लिया उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहा, किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में आए? मैंने डिसीजन लिया कि भाई चलो हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंने तो लगातार 5-6 दिन तक सिर्फ नेट पे ऊपर सर्च किया। उसके बाद हम लोग ने डिसीजन लिया, मैं और मेरे 2 पार्टनर्स, तीनों ने मिलकर हम लोग ने डिसीजन लिया कि हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम लोग को फायदा है, गवर्नमेंट अपने को बेनिफिट दे रही है। बराबर है। इंपोर्ट में ज़्यादा दिक्कत है, कस्टम ये वो सब। लेकिन एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट कर रही है। बराबर, इसलिए अपने को एक्सपोर्ट करना चाहिए और बहुत सारा अपने पास स्कोप है। ओके, फाइन। तो फिर क्या सर्च किया और किस तरीके से आप ट्रिपल आईएम से किस तरीके से जुड़े, या फिर किस तरीके से आपको हेल्प मिली, किस तरीके से सपोर्ट किया, और किस तरीके से आप अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस के प्रति आगे बढ़े आप? सबसे पहले मैंने यूरोप कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करने का टारगेट किया था। लेकिन मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे को सजेशन किया कि तू यूरोप कंट्री छोड़ दे और एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट शुरू करो। क्योंकि यूरोप कंट्री के अंदर मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया था। मैं फूड सेक्टर में काम करना चाहता था। ओके, फाइन। मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन एक वीक के अंदर सिलेक्शन कर लिया था। ओके।
और उसके बाद मैं सोचा कि ठीक है, तो मैं एशियन कंट्रीज के अंदर काम करूँ, क्योंकि यूरोप कंट्री के अंदर क्वालिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। थोड़ी भी क्वालिटी इधर उधर हुई कि अपना माल पूरा वो लोग डंपेट कर देते हैं। डेफिनेटली उनको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स चाहिए। हाँ, और मैं आज तक उस दिन तक कभी भी आउट ऑफ इंडिया नहीं गया था। ओके। तो जहाँ आज हम यहाँ पे जिसको A1 ग्रेड बोल रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है उसको C ग्रेड बोलते हो। राइट ऑब्वियसली, इसलिए पता करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने एशियन कंट्रीज में काम करना शुरू किया। एशियन कंट्रीज के अंदर मैंने सोचा कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया वो सब कंट्रीज है, तो उसमें वो लोग की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या चीज़ की है, और मेरे फूड सेक्टर में वो इसको क्या दे सकता हूँ। राइट ओके। वही चलते हम लोग ने व्हीट फ्लोर सिलेक्शन किया। ओके। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में मेरे को जहाँ से भी जितनी भी नॉलेज मिलती थी मैं कैचअप करता जाता था। ओके। उसमें मेरे को दिमाग में आया कि मेरा 2-3 साल पुराना एक फ्रेंड था। ओके। उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स IIIM से किया था। ओके। लेकिन वो नाउ मेरे टच में नहीं था। ओके। मैंने 2-3 बंदे का कांटेक्ट करके उसका कांटेक्ट किया और उसको अपने ऑफिस पे बुलाया। और मैंने उसको सब नॉलेज ली और उसने बोला IIIM इज अ बेस्ट। ओके। ओके। तो मैंने फिर बाद में IIIM का नेट पर से कांटेक्ट किया। ओके। कांटेक्ट नंबर लेके मैंने यहाँ पे विजिट की, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन किया। ओके। 5 जनवरी 2018 को मैंने IIIM ज्वाइन किया। ओके। और तब तक फर्स्ट सेमेस्टर में सर ने बता दिया था, विरल सर ओके आपने कि ये हिसाब से कंपनी बनाना है। मैंने तुरंत कंपनी बनाने का काम भी चालू कर दिया। लेकिन मैं थोड़ा बढ़िया लेवल से काम करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि आज एक्सपोर्ट किया बाद में कल नहीं हुआ तो बंद कर दिया, ऐसा मेरा कोई नहीं था। लॉन्ग टर्म विजिट था। इसलिए मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट किया। वाह, दैट्स रियली गुड। ओके। मेरी कंपनी का नाम श्री वालाराम इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके। तो एक कंपनी बना ली आप लोगों ने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, तीनों पार्टनर ने मिलकर एक कंपनी बना दी प्राइवेट लिमिटेड। और आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया और मार्केट भी सिलेक्ट एशियन कंट्रीज के हिसाब से आपने कर लिया। उसके बाद फिर बायर्स ढूंढने के लिए या फिर अपने पहला ऑर्डर लाने के लिए क्या आपने मेहनत करी? फिर किस तरीके से पहला ऑर्डर मिला? नेट के ऊपर तो सर्च करते ही थे। ओके। बराबर है। फिर हम लोग ने ऐसा सोचा कि ऐसा लगे तो हम लोग एक बार मलेशिया की विजिट करते हैं। मलेशिया, सिंगापुर की विजिट करते हैं। तो हम लोग तकरीबन 16 जनवरी को हम लोग मलेशिया के लिए निकले थे। उसी चक्कर में मेरा एक सेमेस्टर भी यहाँ मिस हो गया था। लेकिन मैं आपको मिल के गया था, मेरा प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ। बराबर है। और वहाँ पे जाके हम लोग ने नेट के ऊपर जिस बंदे के कांटेक्ट किए थे, वहाँ पे हम लोग यहाँ से 10 बंदे के कांटेक्ट लेके गए थे। वहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 बंदे को मिल पाए थे। ओके। जैसे आपने मेरे को पहले बताया था कि आप 10-15 बंदे का कांटेक्ट लेके जाओगे तो आप में उसमें से 2-4 बंदे ही मिल पाएंगे। सही बात है। राइट। बाकी सब हमारे साथ वहाँ पे फोन पे बात करते हैं। हाँ, हम आपके साथ काम करना चाहेंगे, ऐसा है वैसा, हम आपको मिलते। आज बोलते कल मिलेंगे, कल बोलते अभी मैं थोड़ा काम में आ गया हूँ, दोपहर के बाद मिलूँ। क्या है, वो लोग भी सोचते कि नया बंदे के साथ काम करने में भी क्या है, क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोग 4 बंदे को मिल के आए। उसमें से मैं रेगुलर 2 बंदे के टच में था। उसमें से मैंने एक के साथ वहाँ पे वो मेरे को बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पे डील फाइनल कर देते हैं। ओके। व्हीट फ्लोर के बारे में। मैं व्हीट फ्लोर का यहाँ से सैंपल भी लेके गया था। जो बंदे को मैं मिला उसको मैं व्हीट फ्लोर का सैंपल दिया। और एक मेरी प्रोडक्ट है रेडी टू ईट, उसका भी सैंपल मैंने उसको दिया है। वो भी उसको पसंद आया। बराबर है। लेकिन मैंने उसको बोला पहले हम लोग नाउ स्टार्ट व्हीट फ्लोर से ही करेंगे। बराबर है, एकदम परफेक्ट। बराबर। और मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद हफ्ते भर के अंदर उसने मेरे को कम से कम 5 या 6 बार कॉल करके पूछा कि सर क्या हुआ, क्या नहीं, अपना डीलिंग करवा दीजिए, ऐसा। बाद में उसने मेरे पास एक साथ में 4 कंटेनर मांग लिए कि व्हीट फ्लोर के मेरे को 4 कंटेनर आप दे दीजिए। मैं बोला हम लोग आपके साथ पहला काम कर रहे हैं, मैं एक साथ में आपको 4 कंटेनर का ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है तो आप 1 या 2 कंटेनर का ऑर्डर कीजिए, ऐसा ट्रायल ऑर्डर कीजिए। बाद में अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, देन विल प्रोसीड। ओके, बढ़िया। उसके बाद उसने हम लोग की पेमेंट टर्म कंडीशन हुआ तो उसने मेरे को बोला मैं स्कैन कॉपी के ऊपर पेमेंट करूँगा। बराबर। तो इस तरीके से फिर आपका डील फाइनल हो गया। वो हिसाब से डील फाइनल हुआ। और जैसे उसने मेरे को बोला DA कंडीशन के हिसाब से आपको पेमेंट दूंगा। तो मैं यहाँ पे हरेश सर को मिलने के लिए आया था। तो हरेश सर ने मेरे को ऐसा प्रेफर किया कि आप ECGC में जाइए और ECGC कर दीजिए। राइट। ECGC में गया, वो बोल रहे DA पे हम लोग ECGC नहीं करेंगे। ओके, आप DP करवा दीजिए। तो बाद में मैंने बायर के साथ वापस कॉलिंग किया और मैं बोला मेरे को DA में नहीं, मेरे को DP में चाहिए पेमेंट टर्म, मेरा DP चाहिए। राइट। तो बाद में उसने वापस मेरे को चेंज करके
पीओ भेज दिया और डीपी करके दिया। ओके, वाह, दैट्स रियली नाइस। देखिए व्यूअर्स, एक बात यहाँ पे नोट करने लायक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि ईसीजीसी क्या है या डीए या डीपी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग बायर्स के साथ डील करते हैं तो एक पेमेंट टर्म हम लोगों को फिक्स करना पड़ता है। जैसे डीए हो गया, दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ये एक उधारी वाला जो पेमेंट टर्म है, जहाँ पे बायर बोलता है कि मैं आपको पेमेंट दूंगा लेकिन 10-15 दिन, 25 दिन या 30 दिन के बाद दे सकता हूँ। लेकिन डीपी में जो होता है वहाँ पे आपका ये क्लियर टर्म्स हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, कि मतलब अगर पेमेंट देंगे तो ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और तो ही आप अपना कार्गो रिलीज करवा सकते हो। सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट। और जैसे उनको फैकल्टी की ओर से गाइडेंस मिला कि आप किसी भी बायर के साथ डील कर रहे हो तो पहले उसका ईसीजीसी निकलवाओ, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब ईसीजीसी आपको ये अश्योरेंस देता है, आपको गाइड करता है कि इस बायर के साथ आपको डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लस उस बायर के साथ अगर आप डील करते हो तो उसका जो वर्थ है वो आपको उसका इंश्योरेंस मिलेगा, क्रेडिट इंश्योरेंस मिलेगा। सो दैट ही हैज़ डन। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। बहुत बार हम लोग है ना एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है कि मुझे सिस्टमेटिक किस तरीके से करना है, पेमेंट हम कौन सी चूज करनी चाहिए, ईसीजीसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बायर के साथ क्या क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो वो उनको प्रॉपरली गाइडेंस अच्छी तरीके से मिला एंड ही हैज़ डन वेरी वेल वे इन द सिस्टमेटिक उन्होंने किया। फिर आपका ये सारी चीज़ें हो गई, पहली बार ऑर्डर हो गया, आपका शिपमेंट चला गया। कौन सी डेट को आपका शिपमेंट गया यहाँ से? मेरा शिपमेंट यहाँ से गया 6 मार्च को। 6 मार्च को। तो मतलब आपने 5 जनवरी 2019 को आपने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम के अंदर एनरोलमेंट किया और 6 मार्च को 2019, तो मतलब 2 महीने, एग्जैक्ट 2 महीने के अंदर आपका शिपमेंट यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है। सो दैट्स रियली गुड, अप्रिशिएट हम लोग इस चीज़ को करते हैं और लालजी भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं इस चीज़ के लिए। तो अभी लालजी भाई आपका फ्यूचर का क्या प्रोजेक्शन है, मतलब किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाओगे, इस बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हो? ऐसा तो सर मेरा मेन प्रोडक्ट, मैंने आपको बोला कि मेरा रेडी टू ईट का काम है। ओके। मैं रेडी टू ईट जो प्रोडक्ट आ रही है मार्केट में उसका रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। ओके। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि एक कंटेनर में भेज रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट रेडी टू ईट में 35 से 40 लाख रुपए जो है। ओके ओके। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाता है, रिस्क भी बड़ा हो जाता है। तो मैं स्टार्ट बेसिक से चालू किया कि व्हीट फ्लोर में भेज रहा हूँ, व्हीट फ्लोर से मैंने स्टार्ट किया है। वो साइकिल मेरी बराबर चलने लगी, मेरे को एक्सपोर्ट के बारे में पूरी नॉलेज आ जाएगी, सामने मेरे को बायर बंदा सही मिल जाए, उसके बाद मैं रेडी टू ईट का काम कर सकते हो। बराबर। ओके। और रेडी टू ईट मेरा फ्यूचर है, वो मैं करना है, वो 110% है। ओके फाइन। हाँ, लेकिन अगर व्हीट फ्लोर भी मेरा रेगुलर बायर डिमांड करता है तो मैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइन। तो अभी आपने मलेशिया किया हुआ है, व्हीट फ्लोर किया हुआ है, नाउ फ्यूचर प्रोजेक्शन आपका ये है कि आप रेडी टू ईट भी करना चाहते हो, प्लस साइड बाय साइड अगर व्हीट फ्लोर चल रहा है तो उसको भी आप कंटिन्यू करोगे। लेकिन सिर्फ मलेशिया को फोकस करने वाले या बाकी और कोई कंट्रीज का भी आपका प्रोजेक्शन है? अभी नाउ मेरा इंडोनेशिया में स्टार्ट चल रहा है। ओके। इंडोनेशिया में मेरा बातें चल रही है। अभी मेरा इंडोनेशिया में बायर के साथ बातचीत चल रही है, उसके साथ मेरे मैदा और व्हीट फ्लोर दोनों के लिए बात चल रही है। ओके। ये जो बंदे को मैंने मलेशिया में व्हीट फ्लोर भेजा है, वो बंदा भी मैदा फ्लोर प्रिपेयर कर रहा है। ओके ओके फाइन। तो मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर डिमांड आपको अच्छी लग रही है, बाहर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा है। कभी क्वालिटी को लेकर ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ, या मतलब आपने जो सैंपल दिखाया या जो हमारी जो व्हीट फ्लोर की क्वालिटी है या बाहर को जो चाहिए उसमें कोई डिफरेंस या कुछ कम्युनिकेशन उसमें हुआ? मैदा फ्लोर में ये आपने जो बोला ना, वो बहुत सोच समझ के काम करना है। मैदा फ्लोर के अंदर बहुत सब देखना पड़ता है। ओके, क्वालिटी के इश्यूज हो सकते हैं। वो वहाँ से अपने को स्पेसिफिकेशन देता है और सैंपल भी देता है। मेरे को ये बायर जिसके वो मैंने व्हीट फ्लोर भेजा है उसने मेरे को मैदा फ्लोर का सैंपल भेजा हुआ है। ओके। उसकी मैंने रिपोर्टिंग करवाई और वो हिसाब से मेरा उसके साथ डीलिंग चल रहा है। ओके। डीलिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके। बराबर। उसके लिए भी डीलिंग हो ही जाएगा, लेकिन कुछ $10-15 के लिए रुका हुआ। ओके, सो प्राइस का थोड़ा मैटर। प्राइस के लिए रुका हुआ। बाकी उसने जो चीज मांगी है वो मेरे पास है। तो व्हीट फ्लोर के अंदर इतना कोई क्वालिटी का इतना दिक्कत नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने इंदौर से परचेज किया है। और मैं वहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल और रिपोर्ट करवा के मैंने उसको पहले स्पेसिफिकेशन भेजा, जैसे सैंपल भेजा था। यहाँ पे इंडिया आने के बाद मैंने उसको स्पेसिफिकेशन की रिपोर्ट भेजी थी कि ये चीज़ उसमें रहेगी। उसने अप्रूवल किया, ओके ठीक है, मेरे को डन। वो उसके बाद मैंने उसको
दिया। ओके ओके, चलो बढ़िया है। तो बेसिकली एक सिस्टमेटिक तरीके से चले, प्रोडक्ट का क्वालिटी का इंस्पेक्शन किया, उसकी रिपोर्ट वगैरह निकलवाई और फिर बायर को सेटिस्फाइड करके उस प्रोडक्ट को आपने भेजा। सो फ्यूचर प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा है आपका इस तरीके से। बट ओवरऑल अगर मैं लालजी भाई आपको ये पूछूं कि अगर जो एक्सपोर्ट आपने किया, राइट, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर आपको एक बेसिक बताना हो किसी को भी कि मुझे जो सक्सेस हासिल हुआ, या कोई भी बंदा अगर एक्सपोर्ट कर सकता है तो उसके पीछे का आपका सक्सेस का क्या रीज़न हो सकता है, द बेसिक थिंग कि आप बताना चाहोगे कि इसकी वजह से मेरा एक्सपोर्ट हुआ, तो वो क्या चीज़ हो सकती है? अगर मैं बताना चाहूँ कि एक्सपोर्ट में मेरा बेसिक सबसे बढ़िया रीज़न है, हाँ, तो मैं बोलूँगा IIIM। ओके, वाह, क्योंकि मैंने जब से ज्वाइन किया उसके बाद आई सपोर्ट यहाँ पे हर वेडनेसडे को हो रहा है, राइट, मैंने कभी मिस नहीं किया। ओके, मेरा इतना छोटा सा भी प्रॉब्लम रहता है हाँ, तो मैं आई सपोर्ट के लिए ट्यूसडे को कॉल करके मीटिंग ले रहा हूँ, Right. और वहाँ पे आके बाद में सर को 1 घंटा परेशान करता हूँ कि सर कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। Right. सर उसके अंदर मेरे को क्वेरी देते हैं कि ये ओके, ये सॉर्ट आउट, तो मैं बाद में उसमें दूसरी क्वेरी निकालता हूँ। राइट, हाँ, वो हिसाब से समझ ली कि जब तक मेरा एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ और मेरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ तब तक मैंने यहाँ पे सबको परेशान किया IIIM। लेकिन उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं लगाया और एकदम मेरे को साथ फ्रेंडली रहकर मेरे को पूरे का पूरा सपोर्ट दिया। और ये भी बोल रहे हैं आज भी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके या हमको आई सपोर्ट में मीटिंग करके भी आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दे रहे हो और अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। या तो दैट्स रियली नाइस ऑफ लालजी भाई कि उन्होंने पूरा क्रेडिट IIIM को दिया हुआ है। बट हम लोग अपने सारे व्यूअर्स, अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि देखो, बिजनेस 2 तरीके से होता है। बहुत बार मैं बोलता हूँ ये चीज़ कि एक होता है कि कर करके सीखो और दूसरा होता है सीख सीख के करो। बहुत बार लोगों के दिल में एक तमन्ना हो जाती है कि नहीं चलो मैं एक्सपोर्ट करूँगा, लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, लॉस हो सकता है। बट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि जब भी अगर आपको दिल करता है या लोगों को एक दिल के अंदर एक बर्निंग डिज़ायर हो जाती है कि नहीं मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट करना है, तो पहले नॉलेज ले लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई और एफर्ट्स लगाइए। एक लास्ट क्वेश्चन लालजी भाई कि एक्सपोर्ट तो आपने कर दिया, अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वजह से, मतलब लोगों को बहुत बार ऐसा भी लगता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम लोगों को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो 2 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि एक तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, राइट, और दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किस तरीके से सपोर्ट करता है इस चीज़ों के अंदर, आपको क्या लगा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? एक तो सबसे पहला आपका जो सवाल है कि एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, राइट, तो मैं आपका उस सवाल का एक ही आंसर दूंगा कि एक्सपोर्ट हर एक बंदे को करना चाहिए। वाह, दैट्स रियली गुड। या और ये जो IIIM ने जो मिशन शुरू किया है गोल्डन बर्ड्स, राइट, उसको मैं अपने दिल से सपोर्ट करता हूँ। और मैंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद कम से कम 10 बंदे को ऐसा बोला है कि आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कीजिए। जो टेक्सटाइल में मेरे बड़े भैया जो टेक्सटाइल में मार्केट में शॉप चला रहे हैं, मैंने उनको भी बोला है कि आप टेक्सटाइल का काम इतना बड़ा कर रहे हो, 10 साल से मार्केट में शॉप लेके बैठे, तो आप भी एक्सपोर्ट स्टार्ट कीजिए। ओके, और मिशन गोल्डन बर्ड में सपोर्ट कीजिए। राइट, ऐसा। और हम लोग सब मिलकर एक्सपोर्ट करेंगे तो ही गोल्डन बर्ड मिशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। वरना मैं करूंगा, आप बोलेंगे वो सबसे नहीं होगा, ऐसा सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, सब लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे IIIM बैठा हुआ है। राइट, मैं ये सोच रहा हूँ। राइट, मेरे को भी एक छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए IIIM बैठा हुआ है। यस, बराबर है। मेरे को छोटी सी क्वेरी वो सॉल्व करता है, तो उसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि अपने को एक्सपोर्ट करना ही चाहिए डेफिनेटली। और गवर्नमेंट बॉडीज को और क्या डिपार्टमेंट से आपके कुछ सपोर्ट मिला या किस तरीके से हुआ कुछ? देखिए सर, उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को सबसे पहले तो ये नहीं मालूम था कि ECGC कंपलसरी करना चाहिए, जिससे अपने को बेनिफिट हो रहा है। बराबर। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आपको बोला कि मैं आई सपोर्ट के लिए आता था, मेरे को ये सब मालूम पड़ा, तो इसमें मेरे को हरेश सर ने बताया कि आप ECGC करवा लीजिए। आप ECGC में जाएंगे, आप बोलेंगे मैं फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हूँ, तो वो आपको बराबर आंसर नहीं देंगे, मिले नहीं मिले आपको बराबर आंसर नहीं देंगे। बराबर है। तो मेरे को यहाँ से हरीश सर ने पहले ही प्रेफर कर दिया था कि आपको यहाँ पे ये दिक्कत होने वाली है। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मेरे को फ्रेंडली बोला कि मलेशिया में तो काम करना नहीं चाहिए, मलेशिया में तो थोड़ा पेमेंट का ये सब इश्यूज वगैरह होता है। बराबर है। जैसे उन्होंने मेरे को बोला ये DA में है, उसमें तो काम ही मत करो, आप DP में होगा तो शायद मैं कुछ सोचता, वरना तो आपको DA में तो काम ही नहीं करना चाहिए, और ये बायर के साथ आप बाहर काम ही मत करो क्योंकि वो बायर मोमेडियन है। ओके, बराबर है। मैं बोला कोई बात नहीं सर,
आपने जो बोला वो मैं अगर आपको जो DPO आया हुआ है मेरा उसमें मैं चेंज करके आपको देता हूँ तो आप मेरे को ECGC कर देंगे? बोले हाँ 110% कर देंगे। उसके बाद उसने मेरा उसके साथ 2-3 बार मीटिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ और बाद में मैंने अपने बायर के साथ जैसे उन्होंने बोला वही सबसे सेटिंग किया, DMA से DP करवाया, जो भी उन्होंने PO में चेंजेस मांगे थे वो मैंने करवा के ECGC में गया। तो वो भी खुद सोचने पे मजबूर हो गए कि ये बंदा क्या कर रहा है ये मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। कि मैं जो भी बोला वो सब उसने PO में इन्वॉल्वमेंट करवा दिया। ये जो नहीं होने वाला था वो भी उसने मेरे को बोला, वो भी मैंने PO में इन्वॉल्वमेंट करवा दिया। राइट। तो बाद में उसको तो मजबूरी हो गई, मेरे को 110% ECGC करना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है। अभी बाद में उन्होंने मेरे साथ एकदम फ्रेंडली बात की और बाद में उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया। लेकिन फर्स्ट टाइम वो क्या सोचते हैं कि हम लोग 2-3 हज़ार रुपये का प्रीमियम लेंगे और बाद में कोई बंदा आता है उसको 5 लाख का क्लेम करके देना पड़ेगा, तो 3,000 के जब बंदे पैसे में हमको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। बट वो भी ये सोचते हैं। राइट, वो उनकी जगह पे सही भी है, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो इसका मिसयूज करते हैं, है ना। तो शुरुआत के दौर के अंदर वो लोग भी ये प्रेफर नहीं करते कि भाई कोई भी आए और उसको एंटरटेन करो, और कहीं ना कहीं अगर वो उसका मिसयूज करेंगे तो गवर्नमेंट का भी नुकसान हो सकता है। बट ओवरऑल गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा प्रोविजन किया हुआ है जहाँ पे आप अपने पैसे का, अपने फंड का, अपने क्रेडिट का इंश्योरेंस निकाल के अपना पेमेंट आप रिस्क से बचा सकते हो, उसकी अश्योरेंस ले सकते हो। सो दैट इज रियली नाइस ऑफ यू। लास्ट में लालजी भाई एक ओवरऑल मैसेज हमारे व्यूअर्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो भी आपके दिल से जो भी आप बताना चाहो आप बता सकते हो। जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं या जो लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए आपकी ओर से, आपकी सक्सेस की ओर से एक फाइनल मैसेज जो आप ओवरऑल देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के लिए, एनीथिंग। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 15 दिसंबर 2018 को डिसाइड किया कि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, बराबर 5 जनवरी को मैंने IIM ज्वाइन किया और IIM की मदद से मैं 6 मार्च 2019 यानी कि सिर्फ 2 महीने के पीरियड के अंदर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैक्सिमम मेरा पीरियड हुआ 2.5 महीने का। 2.5 महीने के अंदर अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बराबर है, तो हर एक बंदा एक्सपोर्ट कर सकता है। और अपने को एक्सपोर्ट करके IIM का जो मिशन है गोल्डन बर्ड, उसको टच करना चाहिए। और IIM का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे को मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ ये बात के लिए तसल्ली दी, क्योंकि मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और फिर भी मैं आज एक्सपोर्ट करके दिखा दिया है, बराबर है। तो मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विदाउट इंग्लिश मेरे को IIM ने सपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना सिखा दिया है और मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हैं। वाह, दैट्स रियली नाइस। तो ये लालजी भाई का मैसेज था। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे शुरुआत के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सक्सेस स्टोरी का रीज़न ही यही है। यहाँ से इनको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों को यही पता चलता है, कुछ डाउट्स और कुछ क्वेरीज हमारे दिमाग के अंदर ही होती है, एक्चुअल में जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो आप ये जो रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने खुद ने लगाए हुए हैं, जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश आता है तो ही मेरा एक्सपोर्ट होगा, या फिर अगर मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट है या नहीं है, मेरे पास मार्केट है या नहीं है, मेरे पास बायर्स है या नहीं है, मेरी पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी, ये सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी हम लोग आस्क IIM प्रोग्राम के अंदर देते हैं। लेकिन ये आप लाइव एक्सपीरियंसेस देख रहे हो, ये लालजी भाई के जैसे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो जिनके सक्सेसफुल स्टोरीज हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप लोगों को क्लियरली आइडिया मिल रहा है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को भी आप बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम कर सकते हो, इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन ये डाउट सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। तो ऐसे कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी को अगर आप देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, यू कैन जस्ट पुट अप योर क्वेरीज, योर डाउट्स इनटू द कमेंट्स इटसेल्फ और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वंस अगेन आई विल रियली थैंकफुल टू लालजी भाई और आई एम रियली विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्शंस, और आप बहुत आगे बढ़े, बहुत सारे एक्सपोर्ट्स करें, बहुत नंबर ऑफ कंट्रीज में करें। आपका जो भी प्रोडक्ट है, रेडी टू ईट वाला प्रोडक्ट है या विप्रोर जो आप करना चाहते हो, उनके अंदर आप करोड़ों रुपए का और जितना भी आपका प्रोजेक्शन है, जो भी आपका ड्रीम है, वो आप लाइफ के अंदर अचीव करें, ऐसा हम लोग उनको विश करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल व्यूअर्स प्लीज बी विथ अस। ऐसी ही बहुत सारी और सक्सेसफुल स्टोरीज आगे के एपिसोड्स के अंदर हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।